भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारत की पहचान उसकी सीमाओं में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति की सरहदों से होती है, जो भाषा, रंग, परंपरा और विचारों में बसी हुई है। ये संस्कृति केवल इतिहास नहीं, एक जीवंत धारा है जो संगीत में गूंजती है, कला में आकार लेती है, साहित्य में बहती है और दर्शन में सोच बन जाती है। और यही धारा हम आप तक पहुंचाते हैं संस्कृति संवाद के माध्यम से। ये एक ऐसा मंच है जहां हर एपिसोड में खुलते हैं भारत की सांस्कृतिक विविधता के अनमोल पन्ने। तो चलिए आज के इस सांस्कृतिक सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं एपिसोड की खास झलकियां। फोटो जर्नलिस्ट आशीष शर्मा की पुस्तक का लोकार्पण और चर्चा सत्र का आयोजन हुआ। उल्लेखनीय रीति रिवाजों में से इसे वास्तव में सराहनीय माना जा सकता है। ग्वालियर संगीत की भूमि कहलाता है जी। और कहते हैं कि हर ग्वालियर का हर बच्चा जो रोता है वो सुर में। कौसानी एक अद्भुत गांव है जो अपने प्राकृतिक वैभव, नंदा देवी और पंचाचूली जैसे मंदिरों के लिए तो झलकियों से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज का एपिसोड कितना खास होने वाला है। संस्कृति, संगीत और परंपराओं की समृद्ध यात्रा में बहुत कुछ है देखने और जानने को। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां से, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे उन अहम आयोजनों और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ जो बीते दिनों IGNCA का हिस्सा रही। दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में फोटो जर्नलिस्ट आशीष शर्मा की पुस्तक का लोकार्पण और चर्चा सत्र का आयोजन हुआ। इस पुस्तक का शीर्षक है री-इमेजिनिंग जम्मू एंड कश्मीर, अ पिक्टोरियल जर्नी। इसके साथ ही इसी शीर्षक पर आधारित एक आकर्षक फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर को जीवन की अखंड धारा उपलब्ध कराने में मुझे लगता है कि इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। उस बहाव की गति को आशीष शर्मा के फोटोग्राफ्स में हम देख सकते हैं। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, IGNCA के अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय, IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और पुस्तक के लेखक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। तो 370 को हटाने के बाद जो बदलाव वहाँ आया है, आशीष जी ने अपनी भावनाओं को सामने रखते हुए, बल्कि कहूँ भावनाओं की हिम्मत से आगे बढ़ते हुए, एक एक तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी है और एक एक तस्वीर पूरी किताब का जो है उतना बड़ा उसमें विषय है। बदलते कश्मीर की कहानी, चित्रों की जुबानी, इसका अच्छा शीर्षक होगा। इसमें मैं ये कहूँगा कि इस किताब को अगर आप देखें, एक एक करके देखें, तो आपको लगेगा कि अब कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कश्मीर हो आए हैं। Sometimes it is said that books are written on a piece of paper. They are photographed by camera. But this is one such production
which is not written on a paper, it is written on the heart. And it has not been shot by the camera, but it has been shot by the tears, emotional journey. It is the pathos, it is the hope, it is the aspirations, it is the legacy, everything combined in this book. इस पुस्तक के लेखक आशीष शर्मा कश्मीर से ही हैं। उनकी एक किताब केवल तस्वीरों का संग्रह नहीं, बल्कि बदलते कश्मीर की जीवंत कहानी है। Speak because this book, Reimagining Jammu and Kashmir, is very personal to me. It is more than a collection of images. It's a personal journey. A journey through valleys and seasons. A journey through transformation, hope and celebration. ये एक ऐसी यात्रा है जो पाठकों को उम्मीद, विकास और शांति की ओर अग्रसर नए कश्मीर से रूबरू कराती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र जम्मू कश्मीर और सद्गुरु बाबा काशी गिरी जी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी जम्मू कश्मीर के पर्वतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना को केंद्र में रखते हुए आयोजित की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बाल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत कला दर्शन प्रभाग और उड़ान थिएटर आर्ट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के सहयोग से मेगा थिएटर वर्कशॉप और चाइल्ड थिएटर फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत एक मनोहारी राम स्तुति नृत्य से हुई, जिसे छोटी बालिकाओं के समूह ने प्रस्तुत किया। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु में प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी द्वारा मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई पुस्तक शास्त्र पद्विति का वाचन किया गया, जिसका कन्नड़ में अनुवाद डॉक्टर विश्वनाथ सुनकनाल ने किया है। सुर्खियों के बाद अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट सांस्कृतिक प्रस्तुति की तरफ। भारतीय शास्त्रीय संगीत की साधना में महिला गायिकाओं की भूमिका भी उतनी ही है जितनी भूमिका पुरुष गायकों की रही है। आधुनिक युग में भी कई महिला संगीतज्ञों जैसे कि गंगूबाई हंगल, किशोरी अमोनकर, MS सुब्बलक्ष्मी, गिरिजा देवी समेत अनेक महान गायिकाओं ने शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन्हीं में से एक नाम विदुषी शुभ्रा गुहा का है, जो न सिर्फ एक उत्कृष्ट गायिका हैं, बल्कि आगरा घराने की एक सशक्त प्रतिनिधि भी हैं। उनकी गायकी में एक ओर जहां आगरा घराने की गंभीरता झलकती है, वहीं दूसरी ओर उनकी प्रस्तुति में सौम्यता भी नजर आती है। 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शुभ्रा गुहा आज पूरब अंग की ठुमरी की नई पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ गायिकाओं में गिनी जाती हैं। तो आइए आज की सांस्कृतिक प्रस्तुति में सुनते हैं उनकी आवाज में राग बरवा में लयबद्ध बंदिश एरी मैको नाही।
लागी हे झरी रे मन रंग पिया आज हूँ ना आसोवन लागी झरी रे मको ना विदुषी शुभ्रा गुहा के गायन के बाद अब आपको ले चलते हैं भारत के लोकतंत्र के इतिहास पर। वैदिक काल से आधुनिक समय तक भारतीय लोकतंत्र की यात्रा बेहद व्यवस्थित और रोचक रही है। सिने सर्कल के पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्राम सभा, परिषद आदि स्थानीय निकाय कैसे शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते थे। आज सिने सर्कल के इस खास सेगमेंट में हम आपको लोकतंत्र पर ही आधारित फिल्म भारत लोकतंत्र की जननी में दिखाएंगे विदेशी यात्रियों ने किस तरह भारतीय शासन व्यवस्था का वर्णन किया। तो चलिए देखते हैं विदेशी वृतांतों में उल्लिखित भारतीय शासन व्यवस्था। भारत के ज्ञान, परंपरा, संस्कृति, शक्ति और समृद्धि की ओर विदेशी यात्री सदैव आकर्षित होते रहे हैं। जिनमें सबसे प्रथम थे मौर्य दरबार में यवन राजदूत मेगास्थनीज, जिनका ध्यान गणराज्यों के अस्तित्व पर गया। अधिकांश राज्यों में शासन का आधार लोकतांत्रिक है। भारतीयों के बीच मौजूद कई उल्लेखनीय रीति रिवाजों में से इसे वास्तव में सराहनीय माना जा सकता है कि उनमें से कोई भी किसी भी परिस्थिति में दूसरे का गुलाम नहीं होगा। स्वतंत्रता का समान अधिकार जो सभी के पास है, उसका सम्मान किया जाएगा। चीनी भिक्षु फाहियन ज्ञान की खोज में लंबी यात्रा कर भारत पहुंचे। टिप्पणियां भारत की समानता की संस्कृति और लोगों के प्रति राजा के सम्मान का प्रमाण देती है। भारत के हर राज्य में राजा भिक्षुओं के सम्मान में अपना मुकुट उतारते, अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसते। मुखिया की मौजूदगी में राजा भी आसन ग्रहण नहीं कर सकते थे। 16वीं शताब्दी में भारत में एक पुर्तगाली इतिहासकार
और घोड़ों के व्यापारी फर्नाओ नूनिस ने अपने लेख में सभी अधिकारियों से अपेक्षित उत्तरदायित्व के बारे में बताया है और राजा की प्रशंसा की है। राजा सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखता था और अपने संबंधित अधिकारियों को किसी भी गैर कानूनी कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराता था। राजा कृष्णदेव राय ने अपने समय में 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच पानी की एक झील बनाई थी। इस पानी से उन्होंने शहर में कई सुधार किए और कई नहरें बनाई, जिनसे उन्होंने चावल के खेतों और बगीचों की सिंचाई की ताकि वे अपनी भूमि को उपजाऊ बना सके। उन्होंने ये भूमि 9 वर्षों के लिए लोगों को निःशुल्क दे दी। वास्तव में भारत का अनोखा जन केंद्रित गणतंत्रीय अतीत आज भी इसकी लोकतांत्रिक, समतावादी और योग्यतावादी परंपराओं के कारण बहुत प्रासंगिक है, जो भारत और दुनिया को 3 सहस्त्राब्दियों से समृद्ध करता आ रहा है। तो अभी आप देख रहे थे भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म में विदेशी वृत्तांतों में उल्लिखित भारतीय शासन व्यवस्था। अब हम चलते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं देश दुनिया के मशहूर कलाकारों, चित्रकारों, साहित्यकारों और पत्रकारों से। आज हम मिलेंगे ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि, ख्याल और टप्पा गायकी के अप्रतिम साधक पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव जी से, जो न सिर्फ एक महान संगीतज्ञ हैं बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा के जीवंत स्वर भी हैं। ग्वालियर, जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा गया है, ये वही स्थान है जहां राजा मान सिंह तोमर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नींव रखी और इसी परंपरा ने मियां तानसेन जैसे महान संगीतकार को जन्म दिया। इसी ग्वालियर घराने की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव जी। तो आइए आज विशेष साक्षात्कार के सेगमेंट में सुनते हैं पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव जी से हुई बातचीत के कुछ अंश। हमारा सौभाग्य है कि ग्वालियर घराने के शलाका पुरुष, दिग्गज, वरिष्ठतम प्रतिनिधि आज हमारे सामने मौजूद हैं। आपके बारे में जानने से पहले ग्वालियर और संगीत से उसका अनन्य जो जुड़ाव रहा है, ग्वालियर को संगीत की भूमि कहा गया है, तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जरूर। ये मेरी खुशी है कि पुराण पुण्य स्मरण, गुरुओं का नाम लेना, ये बहुत बड़ी बात है जी। ग्वालियर संगीत की भूमि कहलाता है जी, और कहता है कि हर ग्वालियर का हर बच्चा जो रोता है वो सुर में रोता है। क्या बात है, वाह। तो इसकी पृष्ठभूमि बनाई सबसे पहले तो राजा मान सिंह तोमर जी जी, ग्वालियर के शासक थे जी, और उनका समय था 1486 टू 1516। अच्छा। ये ग्वालियर के शासक थे और खुद स्वयं संगीतकार थे, बड़े वीर योद्धा थे। क्या बात है, यानी प्रश्रय ही नहीं दिया, खुद भी संगीतकार थे जी। और उन्होंने उनके दरबार में 10 नायक थे। अच्छा। सारे हिंदुस्तान से उन्होंने संगीतकार इकट्ठे किए थे, 10 नायक थे। जो नायक यानी जो शास्त्र और प्रैक्टिकल दोनों में प्रवीण हो। ये प्रश्न हम जानना चाहते थे कि नायक और गायक में पहले। और उनकी पटरानी मृगनयनी जी जी जी, ये भी संगीतकारों के साथ रहकर खुद संगीतकार बन गई थी। वाह, क्या बात तो है। वो कहते हैं कि एक बार राजा मान सिंह तोमर
राई गांव, ग्वालियर के पास एक राई गांव है, वहाँ शिकार कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि सामने दो भैंसें लड़ रही हैं। इतने में एक युवती आती है, वो दोनों भैंसों को अलग करती है अपने बल से। तो वो मुग्ध हो गए उसका लावण्य से, उसको उसकी वीरता देखकर। तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा जी। तो लड़की ने दो बातें उनसे कहीं कि मुझे मेरी दो बातें हैं, उस पर यदि ये होता है तो ही मैं शादी कर सकती हूँ। क्या शर्तें? अपनी शर्तों पे शादी? मेरे लिए अलग महल बनवाया जाए, और मेरे गांव का पानी मुझे रोज मिलना चाहिए जी, पीने के लिए, नहाने के लिए। आज भी है वो तो महल। उन्होंने गुजरी महल बनवाया, ग्वालियर किले के सबसे नीचे गुजरी महल बना हुआ है जी, जो कि स्थापत्य का बड़ा बढ़िया नमूना है, खूबसूरत नमूना है। और राई गांव से पाइप डलवाया गया जिससे कि पानी उसके भग्नावशेष आज भी देखने को मिलते हैं। वाह वाह वाह। तो ये उसका नाम गुजरी महल रखा गया, और उसका कुछ ताल्लुक गुजरी तोड़ी से तो नहीं? गुजरी तोड़ी से तो फिर उसका नाम गुजरी क्यों रखा गया? गुजरी वो गुजर कन्या थी। वो गुजर कन्या थी, अच्छा, इसलिए। अच्छा, तो राजा मानसिंह तोमर का जो संगीत को बहुत बड़ी देन है जी। एक तो उन्होंने गुजरी महल में संगीत विद्यालय की स्थापना की उस युग में सबसे पहला ग्वालियर का संगीत विद्यालय राजा मानसिंह तोमर ने स्थापित किया। और संगीतकारों की मदद से उन्होंने एक विशाल ग्रंथ की रचना की जो उसका नाम था मान कौतूहल जी। ये तो बड़ा मान कौतूहल तो मिलता नहीं है। अच्छा। तो उसका फारसी भाषा में ट्रांसलेशन फकीरुल्लाह, जो कि औरंगजेब कालीन एक एडमिनिस्ट्रेटर थे लाहौर के, उन्होंने उसका अनुवाद करके रखा है पर्शियन भाषा में। कमाल है। वो राजा मानसिंह तोमर के बिल्कुल बहुत भक्त थे और उनकी बहुत प्रशंसा उन्होंने की है। हम तो आपसे मुखातिब हैं जी, और आप पंडित परिवार के जी प्रतिनिधि हैं जी। तो ये खान से और पंडित तक की पंडितों में कैसे ये बात ये भी एक लंबी कहानी है। तो हम लोग वैसे चिंचोड़ के रहने वाले हैं जी, करीब 5-6 पीढ़ी पीछे। अच्छा। चिंचोड़ पूना के पास जो चिंचोड़ जी, महाराष्ट्र में। तो वहाँ से महाजी सिंधिया जब नॉर्थ में आए तो बहुत सारे महाराष्ट्रीयन परिवार वहाँ से आए। तो उसमें से हमारा परिवार था। पंडित रामचंद्र चिंचोड़कर हमारे सबसे बड़े पूर्वज हैं, मेरे परदादा के पिताजी। अच्छा। वो ग्वालियर में आए अपने परिवार सहित। तो वो संगीत के वो कीर्तनकार थे। अच्छा। और उनके बेटे यही सोच रहे थे संगीत से जुड़ाव रहा होगा तभी यहाँ आए। पंडित विष्णु चिंचोड़कर जी, वो भी जो कीर्तनकार थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। क्या बात। तो इसके कारण हमारा नाम चिंचोड़कर बदलकर पंडित हो गया। सब लोग कहते पंडित ये आइए, पंडित जी आइए। तो पंडित हो गया, तब से हम लोग पंडित हो गए। तो अभी आपने सुना पंडित लक्ष्मण कृष्णराव जी को, जिनकी बातों से महसूस होता है कि संगीत सिर्फ रियाज नहीं बल्कि एक साधना है, एक जीवन शैली है। अब हम आपको लिए चलते हैं संस्कृति संवाद के अंतिम सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की ओर, जिसमें आप रूबरू होते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा से। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तराखंड के खूबसूरत गांव कौसानी में, जहां की प्राकृतिक सुंदरता जितनी मनमोहक है, वहां की लोक कला और सांस्कृतिक परंपराएं भी उतनी ही समृद्ध हैं। तो चलिए चलते हैं कौसानी की ओर। (408) है। गांव में पानी की आपूर्ति, बिजली और इंटरनेट जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई है। कौसानी में खेती, स्थानीय हथकरघा बिक्री और कौसानी टी एस्टेट से चाय आजीविका के मुख्य स्रोत है। स्थानीय हथकरघा कारखाना शॉल, ऊनी परिधान और कंबल का उत्पादन करता है। कौसानी टी एस्टेट अपने चाय बागानों के लिए काफी प्रशंसित है, जिसमें निजी, सरकारी और स्थानीय किसान शामिल हैं।
कौसानी में अनाशक्ति आश्रम एक शांत और पूजनीय स्थान है। महात्मा गांधी ने समृद्ध उपहार वाले स्थान की प्राकृतिक भव्यता से प्रेरित गीता अनाशक्ति योग पर अपनी यादगार टिप्पणी लिखी और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहना शुरू कर दिया। लक्ष्मी आश्रम कौसानी से 1 किलोमीटर दूर है और कुमाऊनी महिलाओं द्वारा संचालित एक केंद्र है। ये समाज सेवा और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसे और बेहतर बनाने में आप अपने सजेशंस हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपने सुझाव आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी प्लेटफॉर्म पर विशेष प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की बहुरंगी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार।